गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि एजुकेशन क्लासेस पे। तो आज की क्लास हमारी जीके से रिलेटेड होने वाली है और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था। जो गांधी जी से पूछा गया है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था। तो देखिए इसने ऑप्शन दिया खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में और इनमें से कोई नहीं। आपको एक इजी सी लाइन बता देता हूं, उससे आपको कभी भी नहीं भूलोगे। तो याद रखना भाई, जो चंपा है, एक आपका अच्छा सा नाम बता देता हूं, चंपा अहमदाबाद खेड़े में गई, अहमदाबाद खेड़ा में गई। अब आपको ये लाइन याद रखनी, क्योंकि गांधी जी ने इन्हीं क्रम में क्या किया था, सत्याग्रह किया था। सबसे पहला कहाँ गया था, चंपारण सत्याग्रह था। ये कब था, 1917 में। कब था, 1917 में। अगला इस गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल मजदूर। ये कब था, 1918 में। और ये अगला क्या था, खेड़ा सत्याग्रह भी कब था, 1918 में। तो गांधी जी के हिसाब से सबसे पहला क्या था, भारत में पहला सत्याग्रह कब किया गया था, 1917 में। और कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। अब इससे गांधी जी से सत्याग्रह से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते, देखिए वो क्या बनते। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था। तो सबसे पहले भारत में तो कब किया था, 1917 चंपारण में। पर गांधी जी ने अपने जीवन में सबसे पहले कब किया था, तो ये क्या था, साउथ अफ्रीका के नेटोल में। कहा किया गया था, साउथ अफ्रीका के नेटोल में। कब किया गया था दोस्तों, साउथ अफ्रीका के नेटोल जगह पर इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन और आता, गांधी जी को महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी। तो महात्मा की जो उपाधि थी वो कब मिली थी, तो जब चंपारण में गांधी जी को विजय मिली थी ना, चंपारण सत्याग्रह केस में। तो इसी के जीत के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्या दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि। तो गांधी जी को किसने दी थी, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलिटिकल साइंस से ये कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में किया गया। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि उपाधियों का अंत किस ऑप्शन में किया गया है। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में किया गया, आपको आर्टिकल बताना वो कौन सा है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, आपने पॉलिटिकल 1 से 2 बार जरूर पढ़ी, तो आप इस प्रश्न का आंसर जरूर दे सकते हो। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि आज वीडियो थोड़ी फास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है और इसके कारण कुछ अच्छे से समझाया नहीं जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये आपको पता भी है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने किया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और एक क्वेश्चन ये भी आता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी हमारा एक असहयोग आंदोलन के दौरान। तो कब हुई थी इनकी, 1 अगस्त 1920 को। याद रखना 1 अगस्त 1920 की इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और उसके पहले दिन क्या हो गई थी, तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना दोस्तों आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये बताना गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और इसमें जितने भी विदेशी चीजें थी उन सभी का क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। कॉलेज वगैरह इनकी जो भी चीजें थी, कपड़े था, पहनावा था, खाने पीने जितनी भी चीजें थी भारतीय, सभी के सभी क्या कर रहे थे, इनका बहिष्कार कर रहे थे। तो इनमें हमारे कुछ भारतीय महान व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कर दिया, वकालत करनी छोड़ दी थी। ऑप्शन के हिसाब से बताना हमें क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4-5 महापुरुष थे, उन्होंने क्या कर दिया था। जैसे CR दास, कौन था, CR दास था, मोतीलाल नेहरू था,
मोतीलाल नेहरू भी थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी। और कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद और विठल भाई, इन्होंने क्या कर दी थी? वकालत करनी छोड़ दी थी। इनके हिसाब से देखिए हमारे किस ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय, तो कौन हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या कर दिया था? जो असहयोग आंदोलन थी में इन्होंने अपनी वकालत करनी छोड़ दी थी। अब चलिए आगे देखिए, तो इसी असहयोग आंदोलन से आपको एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। असहयोग आंदोलन का सबसे ज्यादा बहिष्कार कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिमाग में बिठा लेना कि असहयोग आंदोलन का सबसे ज्यादा बहिष्कार कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपको याद रखना कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और एक चीज और याद रखना, गांधी क्वेश्चन आता कि गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन क्या था? गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन क्या था? तो वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन ही था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। तो प्रश्न पूछा जाता, बताइए गांधी जी ने सबसे पहला जन सहयोग आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। इसके आपको डेट याद रखनी है कि 1 अगस्त 1920 को ये लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को एक उपाधि मिली थी केसर-ए-हिंद की। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने वो भी क्या लौटा दी थी? उपाधि लौटा दी थी। तो कौन सी? पूछा जाता है कि बताइए गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? कौन से में लौटाई थी? असहयोग आंदोलन में। किसमें लौटा दी थी? असहयोग आंदोलन में। यह सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है कि इतने इस क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही, क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हुए थे? तो नमक सत्याग्रह से, अब देखिए नमक सत्याग्रह, इसके हमें 3 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो दांडी मार्च यात्रा और एक होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक तो कौन सा है? दांडी मार्च यात्रा और एक होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक देश ने नमक सत्याग्रह। तो देखिए सबसे पहले तो इससे बता देते हैं, इसमें गांधी जी ने ऑप्शन के हिसाब से गांधी जी को के साथ कौन थे? तो गांधी जी से जुड़ी हुई थी सरोजनी नायडू। कौन जुड़ी हुई थी? सरोजनी नायडू। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अब नमक सत्याग्रह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। नमक सत्याग्रह से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये नमक सत्याग्रह ये यात्रा थी कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को कहां से की गई थी? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा बनाया हुआ ये आश्रम था, साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। और ये यात्रा कब खत्म हो गई थी? खत्म कब हुई थी? तो ये खत्म हो गई थी 6 अप्रैल 1930 को। यानी टोटल कितने दिन उन्होंने यात्रा की थी? 24 दिन। कुल कितने दिन की थी? 24 दिन तक इन्होंने यात्रा की थी। अब आता है क्वेश्चन, बताइए कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? यानी इसके साथ कितने कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट कर रखा था कि इसके साथ गए थे? तो कितने थे टोटल? गांधी जी समेत कितने थे? 78। गांधी जी प्लस 78 थे। यानी गांधी जी प्लस में 78 लोग और थे। यानी टोटल कितने थे? 79 लोग थे। कितने लोग थे? 79 लोग थे। अब एक चीज और पूछी जाती है इनसे कि बताइए नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कुल कितनी किलोमीटर की दूरी तय की थी? इसके 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मील में मिलता और दूसरा में किस में मिलता है? दूसरा में मिलता है किलोमीटर में। तो मील में पूछेगा तो क्या जाएगा? दूरी कितनी थी? ये टोटल ये दूरी थी 240 मील। कितनी हो जाएगी? 240 मील या 375 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 240 मील या 375 किलोमीटर। आपको ये याद रखना। ये साबरमती, ये नमक सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने कब ये यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को। खत्म कब हो गई थी? 6 अप्रैल को। इन्होंने क्या किया? समुद्र का पानी को उबालकर नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ दिया था। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। तो ये बताना, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया था तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? देखिए, कृषक प्रजा पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी या स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पता है क्योंकि ऑप्शन को देख के हमें पता चल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। और कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अगर थोड़ी वीडियो में मैं जो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिसके कारण आप अच्छे से नहीं समझ पाते, तो थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, पर वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो समझ ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। जितने बीच में क्वेश्चन करवाए वो सारे के सारे अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में करा दिया था, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो आपको याद रखना, चंपा अहमदाबाद खेड़े में गई। चंपारण सत्याग्रह कब था, 1917 में। कब था, 1917 में। और इसी की जीत की उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। गांधी जी ने कौन सा जो साप्ताहिक की अंग्रेजी में अखबार निकाला था, कौन सी वो जो पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी और अंग्रेजी में। देखिए केसरी, केसरी तो किसने निकाली थी, तिलक जी ने निकाली थी। किसने निकाली थी, तिलक जी ने। और कौन सी लैंग्वेज में थी, या मराठा में। और यंग इंडिया ये गांधी जी ने निकाली थी और किस में थी, ये अंग्रेजी में। गांधी जी द्वारा निकाली गई किस में थी, अंग्रेजी में। और ये मराठा थी, ये भी किसने निकाला था अखबार, ये तिलक जी ने निकाला था। और मराठा किस लैंग्वेज में था, अंग्रेजी में। आपको याद रखना तिलक जी ने 2 अखबार निकाले थे, केसरी और मराठा। केसरी मराठा में था और मराठा अंग्रेजी लैंग्वेज में था, ये आपको याद रखना था। यानी इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी और किस लैंग्वेज में थी, अंग्रेजी लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने। माउंट बेटन भी नहीं हो सकता, इसका विलियम बेटन भी नहीं होता और लॉर्ड क्रिप्स भी नहीं हो सकता। तो कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन किस समय थी, ये 1905 की बात है। किस समय की बात है, 1905 की बात है। और 1905 में एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन। क्या आता है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। आपको याद रखना है कि जब किसी पे कर्जा हो जाता तो उसका क्या हो जाता, विभाजन हो जाता। तो आपको याद रखना बंगाल विभाजन कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। और इसी समय इन्होंने क्या किया था, फूट डालो राजगृह की नीति अपनाई थी। तो याद रखना, फूट डालो और राजगृह की नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। कब अपनाई थी, 1905 में। और 1905 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, आपको ये बताना। मॉस्को में था, बर्लिन में था, या कराची में था, या सैन फ्रांसिस्को में था। आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना कि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है डी, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में क्या था भाई, गदर पार्टी का मुख्यालय था। अब देखिए ये गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में। कब हुई थी, 1913 में। इसके संस्थापक या इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, इसका संस्थापक पूछ लिया जाता है। इसके संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे, सरदार सोहन सिंह। सरदार सोहन। सारे के सारे क्वेश्चन आप, इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना दोस्तों। और इनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार सोहन सिंह बोकना। कौन थे, सरदार सोहन सिंह बोकना। और ये कब इसकी स्थापना की गई थी, 1913 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ बनाया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। आपको याद रखना कहाँ बनाया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। और इनके अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे, सरदार सोहन सिंह बोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा स्क्रीन के ऊपर। और क्वेश्चन में बोल रहा कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको ये बताना कि जो जब हमारी भारत देश आजाद हुआ, हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो ये आपको बताना, एटली थे, या लॉर्ड क्रिप्स थे, या लॉर्ड कर्जन थे, या
इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड कर्जन तो हो ही नहीं सकता, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये तो 1905 के रिलेटेड है, ये तो थे नहीं, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता, या लॉर्ड क्रिप्स हो सकता है, इटली। तो इस समय कौन थे आपको दिमाग में बिठा लेना, जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इटली। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इटली। आपको याद रखना क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे का ऐसा था कि बताइए भारत जब आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, इटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लगाते हैं स्क्रीन पे, और 11 का क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। तो देखिए क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है, तो ये बताना 1935 जो भारत सरकार अधिनियम आया था ये किस निर्णय से संबंधित था। हमारे ऑप्शन ABCD आपके सामने, प्रांतों में उदय, प्रौढ़ मतदान या प्रांतीय स्वायत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी ये किससे संबंधित था, किस निर्णय से संबंधित था, ये प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित था। तो किससे था, प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित हो जाएगा, और इसी का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लगाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारे से संबंधित। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा और एक नारा और दिया था उसी कैंडिडेट ने, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दोनों के दोनों नारे किसने दिए थे, दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए किस ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है, यानी M.K. गांधी ये नहीं हो सकता, S.C. बोस, S से क्या बन गया सुभाष, और C से क्या बन गया चंद्र, और बोस से क्या बन गया उनका नाम है, यानी सुभाष चंद्र बोस। यानी इसका राइट आंसर ही क्या जाएगा, ऑप्शन भी आगे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या गया हमारा बी ऑप्शन, यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं ये भी नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, डिस्प्ले के ऊपर आ गया हमारा, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अब आपको कराने वाला। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि जो किस कांड के कारण, तो ये था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के कारण हमें असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन से तो मैंने आपको बता दिया कि असहयोग आंदोलन किस दिन शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1 अगस्त 1920 को, और 1 अगस्त 1920 को किसकी मृत्यु हो गई थी, तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये किस कांड के कारण वापस लिया गया था, तो ये लिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड ये जगह कहां पर है, तो ये यूपी के गोरखपुर में है। कहां पे दोस्तों, गोरखपुर में। और ये घटना थी किस समय की, 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और 5 फरवरी 1922 को क्या किया गया था, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन चल रहा था, और बड़े जोश और होश के साथ इस आंदोलन में भारतीय लोग ने हिस्सा लिया था। क्योंकि आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में कराया था कि गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। ये क्या था, जन आंदोलन था, और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी ने क्या किया था, अच्छे से भाग लिया था, और खूब लड़े थे इसके लिए। और इसी के कारण इसी आंदोलन में कुछ समय में भारत आजाद भी हो जाता, क्योंकि इसमें कुछ समय बाद गांधी जी ने इसको क्या कर लिया था, वापिस ले लिया गया। तो 5 फरवरी 1922 की बात है, और 5 फरवरी 1922 को क्या किया, भारतीयों ने एक गोरखपुर के एक अंग्रेजों की पुलिस की चौकी थी, और उस पुलिस चौकी में 22 कैंडिडेट थे। कितने अधिकारी थे, पुलिस कर्मचारी कितने थे, 22। और 1922 से याद रखना कितने कर्मचारी थे, 22 कर्मचारी थे। और 22 कर्मचारियों को उस पुलिस चौकी के अंदर ही रोककर आग लगा दी, और आग लगाने से 22 के 22 क्या कर दिए, मार दिए गए थे। और इसी को क्या दे दिया था, चौरी चौरा कांड दे दिया गया था। अब आगे होता है कि आगे क्वेश्चन ये भी बन सकता, बताइए असहयोग आंदोलन बंद किस दिन किया गया था। तो 5 फरवरी को ये घटना हुई थी, और 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया था, ये बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने किस बैठक में, कांग्रेस की एक बरदौली में बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी, बरदौली जगह पर एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, और उस बैठक में गांधी जी ने क्या कह दिया था, असहयोग आंदोलन को हमें वापिस लेते हैं। इसने एक आक्रामक रूप ले लिया, और हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम किसी को दुख देकर आजादी लें। तो इसी के कारण बरदौली बैठक में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया गया था। और क्वेश्चन बनता चौरी चौरा कांड किस दिन हुआ था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया हमारा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार पटेल या खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या, ऑप्शन सी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जी क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी जी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 15 का। स्क्रीन के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो आपको ये बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी, एनी बेसेंट हमारे ऑप्शन बी में। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट पूछ लेगी किस कांग्रेस के अधिवेशन में बनी थी। तो ये 1917 का अधिवेशन था और ये अधिवेशन कहाँ था, कलकत्ता में। कहाँ था, कोलकाता में। और कोलकाता का 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट को क्या बनाया गया था, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में। तो कानपुर वाले में कौन बनी थी, सरोजनी नायडू को क्या बनाया गया था, प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। कौन थी, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू एक और भी प्रथम बनी है, क्या बनी थी, वो भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी। प्रथम राज्यपाल भी कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी, यूपी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। सुरुचिता कपलानी पूछा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये भी प्रथम बनी थी। कुछ ना कुछ प्रथम महिला बनी थी, आपको बताना कि ये प्रथम महिला क्या बनी थी। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब तक कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी हैं। आपको ये बतानी कि अब तक कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो अब तक कुल 5 महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी हैं। कितनी बन चुकी हैं, अब तक 5 महिलाएं। 5 महिलाएं अब तक अध्यक्ष बना दी गई हैं महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहली कौन है, पहली एनी बेसेंट है। पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजनी नायडू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना। तो गोवा किसके अधीन था, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, क्योंकि सबसे पहले भी भारत में पुर्तगालियों ने आए थे और सबसे लास्ट में छोड़ के कौन गए थे, पुर्तगाली आए थे। सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 में। कब आया था, 1498 में प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा आया था पहला जो विदेशी यात्री आया था, समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की गई थी। और ये कौन थे, वास्को डी गामा। अब ये गोवा को कब छोड़ कर गए थे, गोवा को छोड़ने के बाद क्या हो गया था, गोवा एक गणतंत्र भारत का हिस्सा बन गया था। तो ये 1961 में छोड़ के गए थे। कब छोड़ के गए थे, 1961 में। तो 1961 के बाद क्या बन गया था, गोवा भारतीय गणतंत्र देश का एक हिस्सा बन गया था। अब ये तो एक हिस्सा बन गया। अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि गोवा कब राज्य बना। तो आपको याद रखना गोवा कब राज्य बना था। गोवा बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर। 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर 25वां राज्य का दर्जा मिला था इसको। 25वां राज्य क्या बना था, गोवा बना था। तो याद रखना गोवा कौन सा राज्य बना था, 25वां राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। और यहाँ से जो पुर्तगाली कब इसको छोड़ के गए थे, 1961 में इसको छोड़ के गए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हमारा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किस से लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। तो आपको ये बताना जो राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है ये किसके परामर्श के बाद करता है। तो ये लिखित परामर्श देता है राष्ट्रपति को, ये बताने किसके बाद, किसके लिखित परामर्श के बाद राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो ये होता है संघीय मंत्रिमंडल। किसके, संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद होता है। तो ये आपको बताना किस आर्टिकल के तहत, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत इनको जो संघीय मंत्रिमंडल होती है वो लिखित सूचना देती है और उसी के बाद राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अब देखिए हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल है। कितने हैं, 3 तरह के। एक तो आपातकाल है और एक राष्ट्रपति शासन है और एक वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों की तीनों किस में है, जो आपातकाल है ये किस में है, ये आपातकाल किस में, 352 में, 356,
356 में राष्ट्रपति शासन और एक 360 में क्या वित्तीय आपातकाल। अब आपको याद रखना आर्टिकल 352 का अब तक कुल कितनी बार लागू हुआ। क्वेश्चन आता है बताइए, जो वित्तीय आपातकाल तो अभी तक नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल तो अभी तक देश में नहीं लगा, ये तो आपको याद रखना कि एक बार भी नहीं लगा। आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 का अब तक भारत में कितनी बार लागू हो चुका, तो ये 3 बार हो चुका है दोस्तों। कितनी बार हो चुका है? 3 बार। पहला, दूसरा और तीसरा मैं बता देता हूँ। पहला 1962 में हुआ था, दूसरा पहला 1962 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1971 में, और तीसरा कब हुआ था? 1975 में। ये 3 बार भारत में क्या लग चुका है? आर्टिकल 352 लग चुका है। अब आगे आता है 356। आगे कौन सा था? 356। और 356 सबसे पहले लगा था 1951 में। कब लगा था? 1951 में। और कहाँ लगाया गया था? ये पंजाब में सबसे पहले लगा था। और 356 और 356 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? 1951 में। और कहाँ लगा था? ये पंजाब में। अब देखिए आर्टिकल जो 352 है, जो आर्टिकल 352 है, इसमें पहले क्या नाम बोल लिया जाता था? आंतरिक गड़बड़ी के कारण क्या लगाया जाता? आर्टिकल 352। तो हमारे संविधान संशोधन किया गया और आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर क्या नाम डाल दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो क्या डाल दिया? आंतरिक गड़बड़ी की जगह पर क्या नाम डाल दिया गया संविधान में? सशस्त्र विद्रोह। तो ये पूछा जाता आंतरिक गड़बड़ी की जगह सशस्त्र विद्रोह कब डाला गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आपको याद रखना आर्टिकल 352 कितनी बार लगा है? 3 बार लगा, 62, 71 और 75 में। दूसरा पूछा जाता आंतरिक गड़बड़ी की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आगे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 352 है, ये भारत में सबसे पहले कब लगा था? तो ये लगाया गया था 1951 में पंजाब के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? संविधान सभा के समूह किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो आपको ये बताना जो प्रस्तावना है ये संविधान सभा के जो भी कैंडिडेट थे उनके सामने किसने प्रस्तुत की थी? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है स्वामी सहजानंद और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन है बी। तो किसने प्रस्तुत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चनों के देख लीजिए आंसर क्या। सबसे तो पहले इसका विचार, जो प्रस्तावना इसका विचार कहां से लिया गया था? तो इसका लिया गया था यूएसए से, यानी अमेरिका से। कहां से लिया गया था? अमेरिका से। और दूसरी ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आपको याद रखना दोस्तों दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको याद रखना विचार, प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया? तो वो अमेरिका से लिया गया। और भाषा ली गई है कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारा। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंधित लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों पर एक ही जगह उसको अधिकार है कि हमारे मौलिक अधिकार किसी भी समय वो छीन सकते हैं। तो वो कौन से हैं? तो वो हमारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है जो क्या कर सकता है? प्रतिबंधित लगा सकता है। पर एक चीज इसमें और है, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे उच्चतम न्यायालय कभी हमसे छीन नहीं सकता, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाओ, चाहे वो वित्तीय आपातकाल लगाओ, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्टिकल 352 का उपयोग, चाहे 356 या 360 का। तो इन्हीं के अंदर कभी भी वो हमारे 2 आर्टिकल कभी भी हमारा उच्चतम न्यायालय हमसे नहीं छीन सकता। और वे दोनों के दोनों आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, वो 20 और 21 है। 20 और 21 कभी भी हमसे हनन नहीं कर सकता हमारा उच्चतम न्यायालय। ये हमें हर टाइम हर पल ये हमारे को मिलेंगे। तो ये याद रखना किसी भी राष्ट्रपति या आर्टिकल 352 या 360 के तहत हमारा अनुच्छेद 20 और 21 इसमें निजता का अधिकार और स्वतंत्रता जीने का अधिकार है। ये अधिकार आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 20 और 21 किस में आते हैं? मौलिक अधिकारों में आते हैं। किस में आते हैं? मौलिक अधिकारों में। और आपको याद रखना जो मौलिक अधिकार है ये कहां से कहां तक है? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए। और हमारे को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 दिए गए। जब हमारा संविधान लागू हुआ था जब हमें 7 दिए गए थे। एक बाद में संविधान संशोधन हुआ उसमें एक हटा दिया गया। और वो कौन सा हटा था? संपत्ति का अधिकार हटा था। और किस
संविधान संशोधन द्वारा हटा था, वो संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 था, उसके द्वारा हटा दिया गया था, जिसके बाद हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी एक बिल्कुल इजी सी ट्रिक से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण। अधिनियम होता है लिखित संविधान। क्या होता है? लिखित संविधान। अधिनियमित यानी उनको एक लिखित मिला हुआ। तो सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान किस देश को मिला था? तो वो अमेरिका का संविधान है। किसका है? अमेरिका का। और ये कब लागू हुआ था? 1789 के अंदर अमेरिका के लोगों को ये संविधान लागू कर दिया। अब संविधान से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? पहला अमेरिका का। पहला किसका? यूएसए का। और सबसे छोटा भी किसका है? सबसे छोटा भी यूएसए का। ओनली इसमें आर्टिकल कितने हैं? यानी इसमें कुल 7 अनुच्छेद दिए गए हैं। अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद। तो सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? भारत का। और भारत के संविधान में लगभग 470 के समथिंग आर्टिकल लागू हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 470 के समथिंग आर्टिकल लागू हो चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहला हो गया, सबसे छोटा हो गया, और सबसे बाद का यानी सबसे नया संविधान कहाँ का लागू है? सबसे नया नेपाल का। कहाँ का है? सबसे नया नेपाल का। अब देखिए, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, लिखित भी हो गया, और अब आता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान किस देश का? एक तो यूके का यानी ब्रिटेन का, एक नीदरलैंड का है, नीदरलैंड का, एक सऊदी अरब का है, सऊदी अरब, और एक किसका है? एक नीदरलैंड हो गया हमारा, एक यूके का, एक सऊदी अरब हो गया, और एक न्यूजीलैंड। क्या हो गया? न्यूजीलैंड। इन देशों के क्या अलिखित संविधान? आपको सिर्फ यूके पढ़ाया जाता है जब भी आप किसी बुक में पढ़ते हैं अलिखित संविधान किस देश का? यूके का। पर नीदरलैंड का भी, सऊदी अरब का भी और न्यूजीलैंड का, इन देशों के क्या है? अलिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, सबसे छोटा यूएसए का। पहला संविधान कहाँ का है? सबसे पहला यूएसए का। सबसे नया किसका? नेपाल का। एक क्वेश्चन आता है, एशिया में सबसे पहले संविधान किस देश का लागू हुआ था? तो अगर एशिया में पूछ लेता है, एशिया में, चलो मैं इसको अलग कलर से आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। एशिया में पूछता है, अगर एशिया में पूछता है तो एशिया में सबसे पहला संविधान किस देश का? तो जापान का। एशिया में सबसे पहले किस देश का लागू हुआ था संविधान? तो जापान में होता। जापान किस में पड़ता है? एशिया देश में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हमारा, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली, उच्च न्यायालय नहीं बोला। देखो हमारे पास 2 न्यायालय है, एक तो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में है, और उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, यानी 80 बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये पूछ रहा सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? अभी तक क्या याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, सिर्फ न्यायाधीश बनी। और पहली न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी पहली न्यायाधीश फतिमा बीबी। कौन थी? फतिमा बीबी पहली सुप्रीम कोर्ट की क्या बनी है? न्यायाधीश। तो अब तक कितनी बनी है? अब तक पहली तो फतिमा बीबी हो गई, अब तक कुल कितनी महिलाएं बनी है? अब तक कुल 11 महिलाएं बन चुकी हैं। न्यायाधीश कितनी बन चुकी हैं? 11 महिलाएं। अब तक 11 महिलाएं बन चुकी है। और 11वीं महिला जो न्यायाधीश बनी है, ये 2021 यानी अगस्त 2021 में बनी है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेला त्रिवेदी। क्या नाम है? बेला त्रिवेदी। आपको याद रखना, 11वीं जो न्यायाधीश बनी, अभी तक तो उच्चतम न्यायालय की कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी नहीं है, तो 11वीं जो न्यायाधीश बनी उनका नाम क्या है? बेला त्रिवेदी। तो अब तक याद रखना दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं? 11 बन चुकी हैं। 11वीं कौन है? 11वीं है बेला त्रिवेदी, और पहली कौन थी? फतिमा बीबी। कौन थी? फतिमा बीबी। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21। इससे रिलेटेड करके हमारे 50 से प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लगे, क्लास में कुछ ज़्यादा अच्छा सीखने को मिला। अगर क्लास में कुछ भी आपको अच्छा सीखने को मिला तो आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और आज का क्वेश्चन ये आपके लिए है,
और आज का क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो ये बताना 22 हैं, 25 हैं, 27 हैं या 24 हैं। और ये भी बताना जो सबसे नया बना वो कहाँ पर है, सबसे नया बना वो भी कहाँ पर। ये उसी के साथ लिख के कमेंट कर देना कुल कितने, और वो लास्ट वाला वो कहाँ पर बना है। अगर आप तैयारी करते हो तो दोस्तों जरूर इसका राइट आंसर दे दोगे कि 25वां या 27वां या 22वां या 24वां जो उच्च न्यायालय बना वो कहाँ पर बना है और कितने हमारे उच्च न्यायालय हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से टॉपिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।